लेकिन सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों पिछले कम से कम 3-4 महीनों में हमें देखने में आया है कि वो मुस्लिम समुदाय और क्रिश्चियन समुदाय दोनों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल का वाकया केरल का है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मिनट तक 8 बिशप यानी ईसाई धर्मगुरुओं के साथ बातचीत की, चर्चा की। इस चर्चा में क्या कुछ निकला, क्या कुछ नहीं निकला, अभी पूरी तरीके से इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन केरल जाकर ईसाई धर्मगुरुओं से उनकी बातचीत, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस के संदर्भ में एक खबर है, और बड़ी खबर के तौर पर है। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले की बात है, जब तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुसलमानों में जो पसमानदा मुसलमान है और बहुत पिछड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उन तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, विकास की बातें उन तक पहुंचनी चाहिए। तो एक तरफ पसमानदा मुसलमान तक पहुंचने की कोशिश, दूसरी तरफ ईसाई धर्मगुरुओं से बातचीत। आखिर ये माजरा क्या है? और एक चीज और आपको बता दूं कि जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में भी किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर 4 एमएलसी, जब एमएलसी का चुनाव हो रहा था तो उनमें से 4 मुसलमानों को टिकट दिया गया है, और वो आज की तारीख में एमएलसी भी है। तो क्या ये पिछले 3-4 महीनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई कायांतरण हुआ है? क्या अल्पसंख्यकों के प्रति अचानक उनके अंदर कोई प्रेम उमड़ आया है? क्या नरेंद्र मोदी अचानक जो है वो बहुत संवेदनशील हो गए हैं अल्पसंख्यकों के मसले को लेकर, ईसाइयों के मसले को लेकर और मुसलमानों के मसले को लेकर? क्योंकि एक इस वक्त छवि देश के प्रधानमंत्री की है, उसमें उनको अल्पसंख्यक विरोधी माना जाता है, और यह माना जाता है जब से उनकी सरकार आई है तब से मुसलमानों की प्रताड़ना बढ़ी है। उनको एक तरीके से सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दिया गया है, चर्चेस के ऊपर हमले हुए हैं। तो इस संदर्भ में वो अपनी कोई नई छवि गढ़ रहे हैं, या ये भी एक तरीके की मार्केटिंग है? क्योंकि उधर कर्नाटक के अंदर जो मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन था उसको खत्म कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से उस पर रोक लगा दी है। अभी तेलंगाना में अमित शाह ने फिर कहा कि वो सैद्धांतिक तौर पर, धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन देने के खिलाफ है। तो एक तरफ मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, दूसरी तरफ मुसलमानों के पसमानदा को अपनी तरफ लाने की कोशिश की जा रही है, तीसरी तरफ ईसाई धर्मगुरुओं से मुलाकात की जा रही है। तो आखिर हो क्या रहा है? हम जानने की कोशिश करेंगे 3 बेहद ऐसे लोगों से जो आरएसएस और बीजेपी नरेंद्र मोदी को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में शायद इनसे बेहतर तरीके से संघ परिवार को कोई ज्यादा नहीं समझता होगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नीलांजन मुखोपाध्याय, जिन्होंने न केवल नरेंद्र मोदी की बायोग्राफी लिखी है, उनकी जीवनी लिखी है, बल्कि उन्होंने आरएसएस में बहुत मोटी किताब भी लिखी है आरएसएस के ऊपर, और जिसे कहते हैं, हमारे साथ विजय त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं, जो बीजेपी आरएसएस मोदी पर लगातार नजर बनाए रखते हैं, और उन्होंने भी आरएसएस पर एक मोटी किताब लिखी है। हमारे साथ राहुल देव जी भी हैं, जो बहुत करीब से आरएसएस को जानते हैं, और उनका बहुत अच्छा उनसे एक तरीके से संवाद भी रहा है। इन्हीं सब मसलों में बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। राहुल जी, सबसे पहले आप, ये माजरा क्या दिखाई पड़ता आपको? क्या ये वही है जो दिखाई पड़ रहा है, या इसके पीछे भी कोई कहानी नजर आती है आपको? आपको अपने का अनम्यूट करना पड़ेगा सर। कहानी तो सीधी सीधे राजनीतिक है, बहुत साफ समझ में आती है। अपने प्रभाव क्षेत्र को, अपने राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने का, उसके विस्तार का प्रयास है, और इससे कई हित सधते हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो इसके अलावा ये मान लेना कि अचानक उनके मन में कोई बहुत मुसलमानों के प्रति या उनके कुछ विशेष तबकों के प्रति प्रेम उमड़ आया है, तो ये तो थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। लेकिन एक राजनीतिक रणनीति के तौर पर, दूरगामी दीर्घजीवी राजनीतिक रणनीति के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए, और ये महत्वपूर्ण है। इसके पहल के महत्व को, राजनीतिक और सामाजिक महत्व को भी स्वीकार किया जाना चाहिए, बावजूद इसके कि उसमें, जैसे मैंने कहा कि वो राजनीतिक है, लेकिन उसकी एक अहमियत है। तो और ये मैं मानता हूं कि ये मुसलमानों के सबसे बड़े वर्ग, जो ये पिछड़ा वर्ग है मुसलमानों में, जिसको अभी तक उस तरह से उसके अपने असंतोष
उसकी तकलीफें रही हैं, जो बहुत मुखर होकर सामने नहीं आई हैं, दुर्भाग्य से हमारी राजनीति में, और मीडिया भी इसमें थोड़ा-सा नाकाम हुआ है। इनको अगर सामने आने का मौका है कि कोई कष्ट कम होते, तकलीफें उनको स्वर देने वाला और एक शरण देने वाला एक उनका एक छाता मिलता है, तो उनके लिए भी अच्छा है। तो मैं तो इसको यूँ देखता हूँ। और ऐसे ही क्रिश्चियंस के साथ जो इनकी आउटरीच है, हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से। आपने भी खुद ज़िक्र किया कि हैदराबाद वाली कार्यकारिणी की समिति में उन्होंने साफ-साफ स्पष्ट रूप से मोदी ने आह्वान किया था अपने कार्यकर्ताओं का, भाजपा के, कि वो मुस्लिम समुदायों में जाएँ, पसमानदा मुसलमानों से मिलें और ईसाई समुदायों में भी जाएँ और उन परिवारों में जाकर लोगों से बात करें और बीजेपी की बात करें। तो ये एक आउटरीच उनकी कई दिनों से बीजेपी का एक रणनीति का हिस्सा है और इसका स्वागत ही किया जाना चाहिए। अभी जो केरल में उन्होंने किया, उससे पहले वो दिल्ली भी उनके पार्टियों से मुलाकात की, केरल में जाकर अभी की है, तो ये भी उसी का एक हिस्सा है और एक अहम हिस्सा है। बड़ा डिपार्चर भी है ये बीजेपी के लिए। बट राहुल जी, जिन नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस की पहचान पिछले सालों में ये बनी प्रखर अल्पसंख्यक विरोध को लेकर, और उस प्रखर अल्पसंख्यक विरोध के संदर्भ में उसमें ईसाई और मुसलमान प्रमुख हैं, तो और उनके बारे में कहा जाता था हमें इनके वोट की जरूरत नहीं है। वो बीजेपी जो हिंदुत्व के नाम पे हिंदुओं के वोट को कंसोलिडेट करने की पॉलिटिक्स कर रही है, उसको ईसाई और पसमानदा मुसलमानों की राजनीतिक तौर पर जरूरत क्यों है? जरूरत कुछ कारणों से है। पहली बात ये कि कई ऐसे प्रदेश हैं और क्षेत्र हैं इस देश में, विशेष तौर पर दक्षिण में और पूर्व में, जहां बीजेपी का प्रवेश अभी उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, उसको कामयाबी नहीं मिली है। बिहार वैसा ही एक प्रदेश है, बंगाल वैसा ही एक प्रदेश है और पूरा दक्षिण तो है ही उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सभी प्रदेश ऐसे हैं। कर्नाटक के माध्यम से उसको दक्षिण में एक प्रवेश जरूर मिला है, सफलता भी मिली है, लेकिन बाकी प्रदेशों के लिए अभी भी वहाँ बहुत भारी समस्या है और हम जानते हैं, हम सब जानते हैं इस बात को। तो ये करके अब वो एक साथ कई रणनीति पर काम करती है। हर बड़ी पार्टी को करना पड़ता है, उसको एक साथ अपना हिंदू कंसोलिडेशन की राजनीति भी करनी है, उसको बनाए रखना है और उसको अपने प्रभाव क्षेत्र का और वोट क्षेत्र का विस्तार भी करना है इन नए प्रदेशों में प्रवेश करने के लिए। और बिना इसके वहां पर उसकी गति नहीं होगी, क्योंकि वहां पर ये उत्तर भारत वाली मुस्लिम विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी और जो यहाँ के जो भावनात्मक मुद्दे हैं, वो दक्षिण में काम नहीं करेंगे, केरल में और कर्नाटक में बाकी जगह काम नहीं करेंगे। तो हर जगह की एक स्थानीय राजनीति भी उसको बनानी है, स्थानीय मुद्दे बनाने हैं उसको, इसलिए स्थानीय रणनीतियां बनानी है। उसका एक हिस्से के रूप में मैं इसको देखता हूँ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।